Good afternoon, respected principal sir and my fellow teachers. Today we are assembled in a house in an in-house training program. I am very glad to welcome Mr. Manas Sinha sir, to share his valuable speech in the topic classroom management. We hope we learn a lot from informative knowledge from his speech. Uh, Please, Manas sir, Sinha. Good afternoon to you all the participants, and most welcome our respected principal sir, all the teachers. Now we are going to discuss about classroom management. So our today topic is classroom management. It is a very interesting topic, and you know we all are teachers, and when we go in the classroom, we saw different type of situations in classroom. तो ये जो सिचुएशंस वगैरह हम लोग वहां पे देखते हैं, इन सिचुएशंस को कैसे डील किया जाए, कैसे क्लास को मैनेज करें. एक्चुअली होता क्या है कि जिस एम के लिए हम जा रहे हैं क्लास में, वो एम तभी हम फुलफिल कर पाएंगे जब हम क्लास का मैनेजमेंट अच्छे से कर पाए. ठीक है, तो ये जो एक टॉपिक है क्लासरूम मैनेजमेंट, ये पूरे टीचिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, उस एम को फुलफिल करने के लिए, उस एम तक पहुंचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो आज एक ऐसा ही बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक, और मैं भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस टॉपिक पे आप सभी से डिस्कस करने के लिए, और इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ मेरे मैनेजमेंट का, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल का, और हमारी ये जो पूरी डिजिटल टीम है जिनके सपोर्ट से आज मैं आपके सामने आपसे इंटरेक्ट हो पा रहा हूँ, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं इस पे कुछ डिस्कस आपसे करूं, जो इतना इंटरेस्टेड टॉपिक. और इस टॉपिक में ये छोटा सा टॉपिक, कहने को आप कहते हो कि क्लासरूम मैनेजमेंट बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके जो दोनों वर्ड हैं, क्लासरूम की बात कर लें या मैनेजमेंट अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए. आखिर वो कौन कौन सी चीजें, कैसे हम इस वर्ड को डील करें, और कैसे इसे अच्छे से समझ के इसे अपने क्लासरूम में अप्लाई करें और टीचिंग के एम को पा पाए. तो इन्हीं सब पे मैं डिस्कस करूंगा. सबसे पहले कि ये हम जाने कि आखिर क्लासरूम क्या है. क्लासरूम जैसे कि हम सभी टीचर्स हैं और क्लासरूम से हम सभी भली भांति परिचित हैं, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि क्लासरूम एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम लर्न कराते हैं, चीज़ों को सिखाते हैं. इस क्लासरूम में चिल्ड्रेन होते हैं, एडल्ट भी होते हैं अगर क्लासरूम यूनिवर्सिटीज के हों, अदर इंस्टीट्यूशन हो, हायर लेवल की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो वहाँ पे क्लासरूम में एडल्ट स्टूडेंट भी होते हैं. बट दे ऑल आर स्टूडेंट्स एंड दे गो देयर टू लर्न समथिंग. तो कैसे जब वो जा रहे हैं वहाँ पे चीज़ों को सीखने, तो वो चीज़ें उन्हें मिल पाए. और एज ए टीचर जब हम वहाँ एंट्री लेते हैं, तो हमारा भी ये एम होता है कि हम जिस चीज के लिए जा रहे हैं उस एम को हम भी फुलफिल कर पाए, और हम वहाँ पे टीच कर पाए उन टॉपिक्स को जिसके लिए हम वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो आखिर कैसे करें, कैसे होगा, तो इस सभी चीजों को समझने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है समझना क्लासरूम मैनेजमेंट. अच्छा, मैनेजमेंट क्या है. मैनेजमेंट ये वर्ड हम डिफरेंट सिनेरियो में हम इसे सुनते रहते हैं कि भाई मैनेजमेंट यानी किसी भी चीज को मैनेज कर लेना. इसके अलावा हम देखते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेट करने के वर्क को भी बोलते हैं, मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं.
तो अब क्लासरूम में क्या करना है, टीचर्स वहां क्या करते हैं, टीचर्स को जो स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट्स के साथ कैसे उन्हें मैनेज कर लें, कैसे उनके साथ हम उनके ऊपर कैसे एडमिनिस्ट्रेट करें। चूंकि ये जो टीचर वर्ड है, ये क्लासरूम में जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ न सिर्फ टीचर है बल्कि वो क्लासरूम के मैनेजर भी हैं। तो एज अ मैनेजर आप उसको कैसे क्लासरूम को मैनेज करते हो। तो टीचर वर्ड न सिर्फ टीचर, एक टीचर ही आप अपने को ना समझे, आप उस क्लासरूम में अगर हैं तो वहां पे आप एक टीचर भी हैं, एक मैनेजर भी हैं, एक लीडर भी हैं। ठीक है, उस क्लासरूम के लीडर भी आप ही हैं। अच्छा, तो इस पे भी मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे। सबसे पहले मैंने जब मैनेजिंग वर्ड पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम क्लास के मैनेजर हैं और हमें उस क्लास की मैनेजिंग करनी है ताकि हमारी टीचिंग की जो एक्टिविटीज हैं वो स्मूथली रन करें। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कैसे किया जा सकता है। बहुतों को जिज्ञासा हो रही होगी, मुझे खुद भी हो रही है कि मैं जल्द से जल्द आपसे इन सारी बातों को डिस्कस करूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये है कि भाई नीड ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो पहले हम ये तो समझ लें कि भाई इसकी जरूरत क्यों है। जब हमें जरूरत पता होगी तब तो हम उसके लिए वर्क करेंगे। तो क्या जरूरत है, क्या नीड है क्लासरूम मैनेजमेंट की। अगर ना हो तो क्या टीचिंग नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होने वाली है। अगर क्लासरूम मैनेजमेंट नहीं है तो टीचिंग बिल्कुल आप नहीं कह सकते हो कि सेटिस्फैक्ट्री लेवल की है। टीचिंग होती है, हर वर्क होते हैं, लेकिन वर्क के जो करने के वे होते हैं, जो उनके जिनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उस सेटिस्फैक्शन को पाने के लिए जरूरी है कि हम क्लासरूम मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को जानते हों, क्लासरूम कैसे मैनेज होता है, इसकी स्किल्स हमारे पास हो। और अभी सीबीएसई ने हमें ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम सभी टीचर्स इस तरीके से इंटरेक्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे आपस में डिस्कस कर पाते हैं। तो आज उम्मीद है कि मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक को कहीं अच्छे से शेयर कर पाऊंगा। इसके डिफरेंट डिफरेंट जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स पॉइंट्स, वो सभी हम डिस्कस करेंगे और इस सेशन के थ्रू इसे एक प्रोडक्टिव सेशन बनाएंगे और इस सेशन के थ्रू हम अपनी टीचिंग्स को और अधिक वैल्यूएबल बना पाएंगे। तो वे क्या है नीड, क्या है क्लासरूम मैनेजमेंट की नीड, क्यों क्यों ये वर्ड इतना जरूरी है। तो सबसे पहला तो किसी से भी अगर क्वेश्चन करिए तो उसके तुरंत ये आंसर आता है, भाई क्लासरूम मैनेज होगा ताकि टीचिंग अच्छी हो। एक लाइन का आंसर है, टीचिंग अच्छी हो ताकि स्टूडेंट को सीख ले। बिल्कुल सही है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इससे जुड़े हुए इसके जो सब पॉइंट्स हैं वो इसे और अधिक इंटरेस्टेड बना देते हैं। तो टीचिंग के जो सब पॉइंट्स हैं भाई, वो जो इनसे जुड़ी हुई चीजें हैं कि भाई एक इफेक्टिव टीचिंग हो रही है, लेकिन इसके जो सब पॉइंट्स हैं कि हम बिहेवियर को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, हम स्टूडेंट के नॉलेज लेवल को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और भी बहुत बहुत सी चीजें हैं जो इनसे जुड़ी हुई हैं, वो सब भी जो पूरी हो रही हैं। और इन सब का कारण एक ही है कि हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से रीजंस हैं जिनके लिए हमें क्लासरूम मैनेजमेंट की जरूरत है, और जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है कि एक प्रोडक्टिव लर्निंग हो पाए क्लासरूम में। इसके लिए हमें क्लासरूम मैनेजमेंट को अच्छे से समझना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई इसमें टीचर क्या करे। भाई हम सभी टीचर्स हैं एंड हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, टीचर्स का क्या रोल है, टीचर्स क्या कर सकते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। तो जैसा कि अभी मैंने पहले ही आपको बोला कि आप उस क्लास के टीचर भी हो, आप उस क्लास के मैनेजर भी हो, आप उस क्लास के रिसर्चर भी हो, आप उस क्लास के फिलोसफर भी हो, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी आप एज ए फिलोसफर भी हैं, उस क्लासरूम में क्या हो चीजें हैं, उनकी फिलोसफी, उनके दर्शन को आप समझ सकते हो। आप रिसर्चर भी हो, जिन्होंने यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डीएलएड किया होगा, बीएड किया होगा, वहां पे आप जो है स्टूडेंट के पॉइंट्स, जो उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इस पे रिसर्च करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कैसे, तो आप कैसे हम इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो टीचर ही है। टीचर के अलावा जो अदर लोग जो कि स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, ये लोग, इन लोगों का नंबर उसके बाद आता है। टीचर ही यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो भाई टीचर्स के रोल पे ही डिपेंड करता है कि क्लास कैसा हो।
अगर टीचर्स के रोल अच्छे हैं, अगर टीचर्स अपनी क्लासरूम मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम ये पाते हैं कि जो क्लासरूम जो सेशन चल रहा है वो सेशन कहीं अधिक प्रोडक्टिव हो पाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो कि भाई जब टीचर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है तो टीचर इसे कैसे करे। एक टीचर्स का रोल हमने जान लिया, क्लासरूम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है हमने ये भी जान लिया। तो भाई अब टीचर इसको कैसे मैनेज करे, और इसी पे तो डिस्कस करने के लिए हम सभी यहाँ पे हैं कि भाई कैसे डिस्कस किया जाए, वो कौन कौन से पॉइंट हैं जिनको हम फॉलो करते हैं अगर क्लास में, तो वी कैन गो फॉर इफेक्टिव टीचिंग, वी कैन फुलफिल द एम ऑफ द टीचिंग। व्हाट आर द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो आप जिस क्लास में जा रहे हैं उस क्लास की बनावट, वो क्लासरूम डिजाइन कैसा है, ये क्लासरूम डिजाइन पे डिपेंड करता है कि कैसा है क्लासरूम का डिजाइन। और आप उस क्लास के मैनेजर हो, मैंने अभी बोला आप उस क्लास के मैनेजर हैं, आपको डिसाइड करना है कि आपका क्लास का डिजाइन कैसा होगा। अब बहुत से लोग कह सकते हैं सर ये तो स्कूल मैनेजमेंट करेगा। बिल्कुल, स्कूल मैनेजमेंट भी करता है, लेकिन सेकेंडरी लेवल पे आप भी कर सकते हैं। आप क्लासरूम में किस तरीके से आपके क्लास का एनवायरनमेंट हो, बेंचेज कैसी हो, कैसे क्लियर विजिबिलिटी हो बोर्ड तक स्टूडेंट्स की, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर सकते हो, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो पूरा स्पेस है वो लर्निंग स्पेस है, और लर्निंग स्पेस के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं जिनके थ्रू लर्निंग हो सकती है, उसमें सबसे पहले क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट को जो भी आप बोल रहे हैं वो क्लियर दिखाई दे और क्लियर सुनाई दे। तो क्लियर लिसनिंग और क्लियर विजिबिलिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और इसको इंश्योर करना कि ये सारी चीजें हो रही हैं कि नहीं, ये अवेलेबल है ये उस क्लासरूम में या नहीं, ये आपकी ड्यूटी हो जाती है। तो पहले तो आप ये देख लें। इसके अलावा क्लासरूम डिजाइन, जब हम क्लासरूम डिजाइन की बात कर रहे हैं तो क्लासरूम ऐसे होने चाहिए जो कि जिनमें हवा आते हो, रोशनी आ रही हो, पर्याप्त रोशनी हो क्लास में। अगर ये सारी चीजें नहीं है तो जो इस क्लासरूम मैनेजमेंट का जो सबसे बेसिक थिंग है ना, वही हम मिस कर रहे हैं। तो इस बेसिक थिंग को हम मिस ना करें, इस पे जरूर फोकस करें कि क्लास में क्लियर विजिबिलिटी हो, क्लियर वॉइस लोगों तक पहुंच रही हो, क्लासरूम में रोशनी हो, हवाएं आ रही हो, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए जो कि लोगों जो स्टूडेंट्स की लर्निंग में उन्हें हेल्प कर पाए। तो जब हम ये कर लेते हैं, और एक टीचर के रूप में ये आपकी ड्यूटी हो जाती है। और यहाँ पे टीचर्स चाहे किसी के भी हो, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे टीच कर रहे हो, जूनियर या सेकेंडरी लेवल पे, ये सभी को इन पे फोकस करना चाहिए। दूसरा आप कह सकते हो कि भाई क्लासरूम में रूल्स वगैरह। अब रूल्स क्या है भाई, रूल्स अब जनरली हम हमेशा रूल्स और अभी जब क्लासरूम एनवायरनमेंट में हो तो रूल्स, और भाई कि ये रूल रेगुलेशन है, रूल्स हैं, ये नियम है, ये नियम है। अब क्लासरूम मैनेजमेंट में रूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, रूल्स क्यों, क्या विदाउट रूल्स क्लासरूम मैनेजमेंट हो सकता है? आप सोचिए एक बार, आपको भी लगेगा नहीं सर कैसे होगा, अगर रूल्स ही नहीं है, सभी मनमानी कर रहे हो, तो फिर कहाँ पॉसिबल है क्लासरूम मैनेजमेंट। तो रूल्स कैसे, इन रूल्स को आप डिसाइड करोगे। भाई ये रूल्स कौन बनाएगा, क्या स्टूडेंट खुद से बनाएंगे, क्या हम उनसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जब हम जूनियर लेवल पे पढ़ रहे हो, जब पढ़ा रहे हो, जब हम सेकेंडरी लेवल पे पढ़ा रहे हो, तो क्या हमारी एक्सपेक्टेशन ये स्टूडेंट से हो सकती है? नहीं, आपको करना है। रूल्स वहां आप क्रिएट करोगे, उन रूल्स को इंप्लीमेंट भी आप कराओगे। तो न सिर्फ आप रूल्स बनाएंगे उसके लिए, बल्कि रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन भी कराएंगे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा टीचर्स की ही होती है। जहाँ पे भी अब रूल्स किस तरीके के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सभी को जानने की इच्छा होगी भाई किस तरीके के रूल्स। रूल्स बहुत बार सुना, अलग अलग एनवायरनमेंट में, हर जगह पे, बट कैसे रूल्स, किस टाइप के रूल्स? तो ये रूल्स भी आप डिसाइड करेंगे। आपका क्लासरूम कैसा है, आपके स्टूडेंट कैसे हैं, उन स्टूडेंट पे कौन से रूल्स आप अप्लाई करके उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं अच्छे से, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको वहां टाइम देना है। दूसरी चीज कि भाई कुछ जनरल रूल्स तो हर जगह अप्लाई होते हैं,
कि टीचर्स हैं तो सभी जो है क्लास जो भी सिटिंग अरेंजमेंट हो वो प्रॉपर हो, स्टूडेंट सभी के पास में बुक्स वगैरह हो, ये सारी चीजें, ये कुछ नॉर्मल रूल्स हैं जो कि हर क्लास में अप्लाई होते हैं। लेकिन इन नॉर्मल रूल्स के अलावा कुछ स्पेसिफिक रूल्स भी हैं। तो ये जो कुछ स्पेशल रूल्स हैं, इन स्पेशल रूल्स को आप उन सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग वहां पे फॉलो कराएंगे। तो एक जो हम क्लासरूम मैनेजमेंट के किसी एक बेसिक पॉइंट तक यहाँ पे खुद को ले जा पाएंगे और इफेक्टिव टीचिंग के लिए, टीचिंग के उस एम के लिए, क्योंकि क्लासरूम मैनेजमेंट क्या कर रहा है, जो टीचिंग का एम है उस एम को पहुंचाने में, उस एम तक पहुंचने में हमारी मदद कर रहा है। तो इससे हमें एक टूल्स के रूप में यूज करना है। तो जब भी बात क्लासरूम मैनेजमेंट की आए तो आप ये ध्यान रखें कि टीचर टूल्स, ये टूल है जिसके थ्रू हम टीचिंग के एम को पा पाए। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या, किन चीजों को शेड्यूल किया जाए। तो जब भी हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में हो तो शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। शेड्यूल किन चीजों की, शेड्यूल है जो हमारा सिलेबस है उसकी शेड्यूलिंग, जितने भी करिकुलम है हमारे, तो हम उन्हें जो है टॉपिक वाइज शेड्यूल कर लें कि हमें उन्हें कब पढ़ाना है, कि किस टॉपिक को कब डील करना है, कितने टाइम में डील करना है, उसके जितने भी उससे जुड़े हुए जो भी थिंग्स हैं उन सभी थिंग्स को हम पहले से ही शेड्यूल कर लें। अगर हम शेड्यूल कर लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, हमारा गोल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और हम डायरेक्ट वहां तक फोकस कर पाएंगे। तो इसके लिए शेड्यूलिंग आप कर लें, शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप विदाउट शेड्यूल जा रहे हो, आप खुद सोचो, इमेजिन करिए, आप कुछ देर के लिए आप इमेजिन करो कि आप यू आर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम विदाउट शेड्यूल। अब आप विदाउट शेड्यूल आप जो है क्लासरूम में एंटर कर चुके हैं। उस कंडीशन में स्टूडेंट के पास बुक नहीं होगी, आप भी प्रिपेयर नहीं होगे, और भी बहुत सारे इससे जुड़े हुए फैक्ट्स हैं जो कि आपकी टीचिंग्स में आपको वहां पे बैरियर का काम करेंगे। उस कंडीशन में फिर वो टीचिंग नहीं हो पाएगी। और इस सभी के लिए जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो तो क्लासरूम मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव पॉइंट ये भी हो जाता है कि आपकी शेड्यूलिंग होनी चाहिए। अगर शेड्यूल है तो आप कहीं ज्यादा स्मूथली क्लास को रन करा पाते हैं। और मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, क्योंकि हम सभी टीचर्स ही हैं यहाँ पे, तो हम इससे अननोन नहीं है, वी आर अवेयर, और हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है और इन्हें हमें करना चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम जान के भी नहीं कर पाते हैं, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि भाई जान के भी नहीं कर पाते हैं क्या। तो ये भी एक क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स के लिए भी यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाई आप जानते हुए भी नहीं कर पा रहे हो, फिर कैसे होगा। तो इस पॉइंट पे डिस्कस करना है और मैं अभी आपसे करूंगा डिस्कस कि क्लासरूम मैनेजमेंट में ही लास्ट पॉइंट मैं अभी आपसे कि टीचर्स का बिहेवियर कैसा हो ताकि ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए। लेकिन उससे पहले अब इसके कुछ और पॉइंट्स हैं और जो बहुत इंटरेस्टेड हैं और मुझे भी बहुत इच्छा हो रही है कि मैं एक एक करके सभी को डिस्कस करूं। एक यहाँ पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कम्युनिकेशन की अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो कम्युनिकेशन के बेसिस पे बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है। आज के जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, इस ग्लोबल वर्ल्ड में कम्युनिकेशन से बड़ी स्ट्रॉन्ग कोई चीज हो नहीं सकती। आप इस, और ये आज के ही टाइम पे रिलेवेंट नहीं है। अगर आप आज से सैकड़ों साल बिफोर चले जाते हैं तो भी आप इस वर्ड को उतना ही रिलेवेंट पाएंगे जितना आज प्रेजेंट टाइम में है, और आने वाले टाइम में ये और रिलेवेंट होगा, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं होगा। तो भाई ये कम्युनिकेशन, ये वर्ड, ये अपने आप में असीम संभावनाओं को समेटे हुए है। इसके थ्रू अगर वी आर टीचर्स, क्योंकि टीचर्स की जॉब ही डिपेंड करती है वॉइस पे, कम्युनिकेशन पे, और वहां पे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर है तो आप क्लासरूम मैनेज कर पा रहे हो अच्छे से। तो कुछ जो बेसिक थिंग्स हैं उनमें ये कम्युनिकेशन भी आ जाती है क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के। अभी आप जिस प्रेजेंट वर्ल्ड में रहते हैं इसमें अधिकतर कंट्रीज डेमोक्रेटिक हैं, और डेमोक्रेटिक रूलर्स जितने भी होते हैं हम देखते हैं कि भाई ये अपनी वाइसेस से, अपने प्रोमिसेस से लोगों में ये बिलीफ दिला पाते हैं
कि हाँ ये उनके लिए कुछ कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कर सकते हैं, और उसी वाइस के बेसिस पे वो रूलर तक बनते हैं। इसमें अगर आप अपने कंट्री के जो रूलर हैं उनका एग्जांपल देखें या अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, तो उसमें उनके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। और टीचर की जब हम बात करते हैं और टीचर क्लासरूम में जब होते हैं, उस टाइम पे उनकी वॉइसेस, उनके लैंग्वेज, उनके वर्ड्स और उनकी स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट हो पाने की कैपेसिटी, ये सब डिपेंड करती है कि वो कितनी इफेक्टिव टीचिंग करा पाएंगे, क्लासरूम मैनेजमेंट का जो गोल है उसको किस हद तक अचीव करा पाएंगे। तो मैं सभी टीचर से कहता हूं कि आप कम्युनिकेशन के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई बहुत हुआ नहीं है कि हमें बहुत कुछ करना है तब कहीं कम्युनिकेट हो पाएंगे, नहीं। आप छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जब आप क्लासरूम में हैं तो आप अपने वर्ड्स ऐसे यूज करें जो बहुत ईजी हो, जो इजिली लोगों तक को समझ में आए। आप ऐसे लेंदी वर्ड्स तक ना जाएं जो लोगों को समझने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, और वो भी जब सामने स्टूडेंट हो। तो स्टूडेंट्स के लिए हम जितने इजी से इजी वर्ड्स यूज कर सकते हैं जो कि उन्हें इजिली स्मूथली समझ में आ जाए, उन्हें यूज करें। इसके अलावा आप अलग अलग टाइप के जो है क्लासरूम एक्टिविटीज में खुद को इन्वॉल्व करा करके स्टूडेंट के बिहेवियर को अपने कम्युनिकेशन के थ्रू उन तक उनके इम्प्रूवमेंट में आप रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि भाई कम्युनिकेशन जो हमारा ये जो वर्ड है, इस वर्ड के थ्रू हम किस किस तरीके से क्लासरूम एक्टिविटीज को और क्लासरूम के बाहर भी जो एक्टिविटीज होती है और जो स्टूडेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है उन सब पे कैसे फोकस करता है। अच्छा, तो इसमें करना क्या है आपको कि सबसे पहले मैं तीन पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड। नंबर 1, लैंग्वेज आप वो यूज करें जिस लैंग्वेज को आपके स्टूडेंट समझ पाते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्टिव टीचिंग करनी है, क्योंकि वी आर टीचिंग इन अ सीबीएसई स्कूल, तो हम बार बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं हम इंग्लिश में बोलते हैं तो समझ में आएगा, इंग्लिश यूज कर लें आप। लेकिन अगर हम समझाना चाह रहे हैं, सामने वाले को वाकई बताना चाह रहे हैं, वाकई हम उसे नॉलेज देना चाह रहे हैं, तो हमें उसे ट्रांसलेट करना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज में। सिर्फ ये कह के कि वी आर टीचिंग इन अ सीबीएसई स्कूल सो वी आर यूजिंग इंग्लिश, आप बिल्कुल यूज करिए इंग्लिश। और अभी जो इंटरनेशनल जिस वर्ल्ड ग्लोबल वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ पे इंग्लिश की इम्पोर्टेंस वाकई है। लेकिन जब सामने वाले ने आपकी चीजों को समझा ही नहीं है, तो फिर उस टाइम पे उस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कहाँ रह जाती है। और इंडिया जैसी कंट्री का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ पे हम स्टडी उस लैंग्वेज में नहीं कराते हैं जो हमारी मदर लैंग्वेज है। हम उन लैंग्वेज पे हमारी पूरे का पूरा हमारा जितना भी हायर एजुकेशन का सिस्टम है और लोअर लेवल पे भी सीबीएसई जैसे स्कूलों में, आईसीएसई जैसे स्कूलों में वो इंग्लिश पे डिपेंड है। और चूंकि हमारी लैंग्वेज जो है इंग्लिश बाद में आती है, अदर स्टेट में आप देखेंगे तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज, नॉर्थ इंडिया में हिंदी वगैरह, और उसके बाद फिर कहीं इंग्लिश का नंबर आता है। इस कंडीशन में, यानी ये जो सिचुएशन बन के आती है, इस सिचुएशन में भी जो इंडिया में टीचिंग है, लर्निंग है, इसको बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट किया है। तो अब एज ए टीचर अगर हम इन चीजों को समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हम इंग्लिश के साथ साथ उनको जो लैंग्वेज को समझ पाते हैं उस लैंग्वेज में उनसे कम्युनिकेट कर पाए, तब कहीं वो अच्छे से नॉलेज ले पाएंगे। और आप एफर्ट करते रहिए उनकी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने का, उस लेवल तक पहुंचाने का जहां पे वो उस लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट होने पे चीजों को रिसीव कर पाए, नॉलेज को रिसीव कर पाए, लर्निंग ले पाए। अब कम्युनिकेशन के बाद जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, कम्युनिकेशन तो हमने जान लिया, लेकिन कम्युनिकेशन का यूज कहाँ करेंगे? तो कम्युनिकेशन का यूज किया जाएगा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो होंगे, ये टीचिंग मेथड्स अप्लाई होते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ये टीचिंग मेथड्स अप्लाई होते हैं क्लास सेक्शंस के, क्लास के अकॉर्डिंग, यानी स्टैंडर्ड किस लेवल का है। आप जूनियर लेवल पे टीचिंग करा रहे हो, आप बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे टीचिंग करा रहे हैं, आप सेकेंडरी लेवल पे हैं, कहाँ हैं, उस टीचिंग के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि टीचिंग मेथड क्या होगा।
हम सभी ने बहुत सारे टीचिंग मेथड देखे होंगे, मॉन्टेसरी टीचिंग आपने देखी होगी जो कि किंडरगार्टन टीचिंग होगी, ऐसे बहुत सारे, लेकिन ये प्राइमरी लेवल पे अप्लाई होते हैं। बिलो लेवल पे आप यूनिवर्सिटीज वगैरह में लेक्चर मेथड देखते हैं टीचिंग का। तो अब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मैं फिर कहूंगा कि इसके डिसाइडर भी आप हो। आपको डिसाइड करना है कि किस मेथड से आपकी टीचिंग वहां पे इफेक्टिव हो पाएगी। और जब आप ये कर पाओगे, जब आप टीचिंग मेथड, क्योंकि अब आप कहेंगे कि सर क्लासरूम मैनेजमेंट में टीचिंग मेथड आप कहाँ से ला दिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या, क्लासरूम मैनेजमेंट इट मींस कि क्लास ऐसा हो, क्लास का मैनेजमेंट ऐसा हो कि वहां पे चीजें प्रोडक्टिव हो, जो भी लर्निंग की जा रही है वो प्रोडक्टिव हो। तो जब आपके टीचिंग मेथड स्टूडेंट को खुद से जोड़ पा रहे होंगे तो ऑलरेडी आपका क्लास मैनेज हो जाएगा। क्योंकि क्लास में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई ऐसे टीचर होंगे जो इस एनवायरनमेंट में टीचिंग कर रहे होंगे और वहां पे उनके साथ डिसिप्लिन की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। बहुत बार देखते हैं कि सर कुछ लड़के सो रहे हैं, कुछ आवाज कर रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप ऐसी शिकायतें आपकी रहती होंगी जो कि कॉमन है। अब इन सारी सिचुएशंस पे, यानी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट है और ये है टीचिंग मेथड। ये टीचिंग मेथड ही आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। जब आप क्लासरूम में हैं और अगर स्टूडेंट आपके साथ इंटरेक्ट नहीं हो पा रहा है, वो इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा है, इट मींस कि आप टीचिंग मेथड्स को आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें। और ये मॉडिफिकेशन भी उस टाइम पे आप ही कर सकते हो, बिकॉज यू आर द मैनेजर ऑफ दैट क्लास, यू आर द लीडर ऑफ दैट क्लास। इसलिए आप डिसाइड करेंगे वहां पे कि किस तरीके से क्लासरूम को मैनेज, किस टीचिंग मेथड को अप्लाई कर लेना है, जिसके थ्रू हम लोग जो स्टूडेंट है सामने में उसको खुद से जोड़ पाए और टीचिंग को अधिक प्रोडक्टिव कर पाए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मॉडल आइडियल बिहेवियर। हाँ, बहुत अच्छा टॉपिक है। और जब हम बात कर रहे हो क्लासरूम मैनेजमेंट की, तो ये आइडियल बिहेवियर बहुत जरूरी हो जाता है एवरी टीचर्स के लिए। आप मॉडल हैं स्टूडेंट के लिए, आपका आइडियल बिहेवियर उन स्टूडेंट्स के बिहेवियर को भी इंप्रूव करेगा जो आपको बहुत डीपली वॉच कर रहे हैं। आप जितना डीपली उन्हें वॉच करते हो उससे कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा वो आपको वॉच कर रहे होते हैं। अब उस कंडीशन में आपका आइडियल बिहेवियर आपके क्लासरूम मैनेजमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर साबित होने जा रहा है। कैसे कैसे अब आप बोलेंगे सर क्या करें हम कि हम आइडियल हो जाए, कौन सा बिहेवियर अप्लाई करें कि हमें कहा जाए कि आई एम आइडियल फॉर माय स्टूडेंट। तो करना कुछ नहीं है, जो अभी मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस किए हैं उन्हीं पॉइंट्स को आप अप्लाई कर लें। अभी अभी जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा था, आपके टीचिंग मेथड्स अच्छे होंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आप चीजों की शेड्यूलिंग किए होंगे, तो जाहिर सी बात है उसके बाद आपका जो बिहेवियर होगा वो पोलाइट हो। आप स्टूडेंट को ये लगता हो कि वाकई आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका नेचर है, आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हो, ऑलरेडी आप उनके लिए एक मॉडल बन जाओगे। जब वो देखेंगे कि सर के लिए हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस हैं और सर इन सभी क्वेश्चंस को बहुत पोलाइटली डील कर रहे हैं, तो फिर हम केवल सुनने में क्यों बदमाशी करें। आप उन्हें यहाँ एक मैसेज दे सकते हो और ये मैसेज जाता है आपके इसी आइडियल बिहेवियर के थ्रू। अगर आपका बिहेवियर आइडियल है तो आप एक स्ट्रॉन्ग मैसेज छोड़ते हैं और ये स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी क्लासरूम मैनेजमेंट में एक बहुत बड़े फैक्टर के रूप में वर्क कर लेता है। तो ये आइडियल बिहेवियर आप क्लास में अप्लाई करें और खुद को एक मॉडल के रूप में स्टूडेंट के सामने आप ला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंस्पायर द क्लास। ये जो टॉपिक है एक्चुअली जब हम बहुत एंशिएंट टाइम पे जाते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि टीचिंग के लिए बहुत सारे जो है ऐसे स्ट्रिक्ट वे यूज किए जाते थे, डांटना पीटना, छड़ियां वगैरह। ये स्कूल की एक जो है परंपरा हो जाती थी कि अगर स्कूल है तो वहां पे टीचर के पास में छड़ी होगी, अगर आप आज से 20-30 साल पहले के स्कूलों में जाते हैं।
लेकिन आज क्या है, आज के टाइम पे पूरा का पूरा क्लासरूम मैनेजमेंट, टीचिंग की स्ट्रेटजीज डिपेंड करती है बच्चों को डांटने पे नहीं, उन्हें पनिश करने पे नहीं, बल्कि उन्हें इंस्पायर करने पे। ऐसे अनेकों कॉन्सेप्ट हैं, ऐसे कई सारे हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बहुत डीप रिसर्च की और उसके बाद ये निष्कर्ष निकाला कि नहीं, हम कई गुना ज्यादा इफेक्ट दे सकते हैं इंस्पायर करके, इसके बदले में अगर हम उन्हें डांट रहे हैं या हम उन्हें पनिश कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट वे से, उसके बदले हम उन्हें इंस्पायर करने का वर्क स्टार्ट कर दें, तो हम कहीं ज्यादा इफेक्टिव वे से आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे जो शिक्षाविद हैं और जो दार्शनिक रहे हैं, उन सभी की ये इंक्लूसिव डिसीजन रहे, इंक्लूसिव उनके ओपिनियंस रहे हैं, जिन्होंने इस इंस्पायर द क्लास, ये जो वर्ड है, इसको भी टीचिंग स्ट्रेटजीज में शामिल कराया और इसके थ्रू भी हम क्लासरूम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब आप ये बोलते हैं सर इंस्पायर कैसे किया जाए? तो इंस्पायर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम अगर देख रहे हैं कि स्टूडेंट के निगेटिव बिहेवियर को भी, तो हम उससे भी पॉजिटिव वे में उसके सामने रखें। और आप सभी तो टीचर्स, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आज भी हम जो है, हम जो रिजल्ट वगैरह बनाते हैं सीबीएसई का, उसमें भी आप देखते हैं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल थर्ड ग्रेड से पास होते हैं, उन्हें भी हम क्या लिखते हैं कि ये पढ़ नहीं सकते। वहां पे भी आप देखेंगे, आप ही रिजल्ट बनाने वाले हैं, आप वहां देखते हैं कि लिखते हैं हम, और आप ही लिखते हैं वहां कि नहीं, इनमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस है। जब ये आपने सामने वाले को बोला, जबकि सामने वाला नथिंग है, वो भी बहुत दूर है, फिर भी आपने उसे बोल दिया कि आपने इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, ये वर्ड ही उसको इतना ज्यादा अंदर से इंस्पायर कर देगा कि हाँ, मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जिनको हम समझ करके और इनको अप्लाई करके इंस्पायर कर सकते हैं क्लास को। अगर क्लास जो है, हमें कई बार, चूंकि हम सभी टीचर्स हैं और इस एनवायरनमेंट में, यानी जब भी हम क्लासरूम एनवायरनमेंट में होते हैं, तो क्लासरूम में डिसिप्लिन की प्रॉब्लम एक कॉमन प्रॉब्लम रही है, और वो भी जब बिहार जैसे स्टेट में हम टीचिंग में हैं। तो उस कंडीशन में आप इसे यूज करें। इंस्पायर करने के आपके भी मेथड हो सकते हैं। अब उन मेथड्स को आप स्टूडेंट्स के बिहेवियर को समझते हुए अप्लाई करोगे। हर स्टूडेंट पे एक ही मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो इंस्पायरेशन कैसे करना है और किस स्टूडेंट को किस लेवल से इंस्पायर करना है, उसके लिए कौन से वर्ड होंगे जो उसको अधिक से अधिक इंस्पायर कर पाए। तो अब यहाँ पे दो चीजें, एक इंस्पायरेशन और दूसरा मोटिवेशन पे भी अभी मैं डिस्कस करूंगा कि बोलेंगे आप सर ये इंस्पायरेशन और मोटिवेशन क्या, फिर इंस्पायर कर दिया हमने और मोटिवेशन, ये दोनों एक ही चीज हो गए क्या? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि ये पैरेलल है। अगर हम टीचिंग एनवायरनमेंट में है, क्लासरूम एनवायरनमेंट में है, तो ये दोनों पैरेलल वर्क करती हैं। इंस्पायर कैसे? तो इंस्पायर हम इसे कर सकते हैं अलग अलग चीजों से, ठीक है। अपने खुद के बिहेवियर से भी इंस्पायर कर सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं वो भी उन्हें इंस्पायर करती हैं, और मोटिवेशन जो जो उनको मोटिवेट करने की बात है, तो ये मोटिवेशन हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जो आप कह सकते हो मैजिक वर्ड्स होते हैं, ये मैजिक वर्ड्स इन्हें इंस्पायर कर देते हैं। इन मैजिक वर्ड्स को आप यूज कर सकते हो इंस्पायर और मोटिवेशन के। तो मोटिवेशन, ज्यादातर जितने भी मोटिवेशंस होते हैं, इन मोटिवेशंस के लिए इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस, जिन्हें मैं मैजिक वर्ड्स कह रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि ये होते तो छोटे से हैं, लेकिन इनके इफेक्ट्स बहुत डीप होते हैं और किसी की पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने का मादा रखते हैं। तो जब ये इतने इफेक्टिव हैं, तो हम इन्हें अगर मैजिक वर्ड कहते हैं। तो और इन मैजिक वर्ड्स को एवरी टीचर्स को, एवरी स्टूडेंट्स पे, जिन स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस वो सुधारना चाहते हैं, उन पे इन्हें अप्लाई करना चाहिए और इसके रिजल्ट भी मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है बिल्ड एक्साइटमेंट फॉर कंटेंट। बहुत अच्छा टॉपिक है कि जब हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कैसे हो क्लास मैनेज, आप एक्साइटमेंट लाइए, कंटेंट के लिए एक्साइटमेंट लाइए। ऑलरेडी पूरा का पूरा क्लास उसी अकॉर्डिंग दिखने लगेगा जिस अकॉर्डिंग आप चाहते हैं। कैसे अब कंटेंट में एक्साइटमेंट कैसे लाए जाए?
तो कंटेंट ऐसे हो जो कि स्टूडेंट्स की एज को के अकॉर्डिंग बने हो, कंटेंट ऐसे हो जो क्लासरूम की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बने हो, कंटेंट ऐसे हो जो कि उसी लैंग्वेज में हो जिस लैंग्वेज को हमारा लिसनर बहुत अच्छे से अचीव कर पाता है। ये वो सारी चीजें हैं जो कि एक्साइटमेंट के लेवल को इंक्रीज करती है। अब मैं यहाँ पे अभी इसी सीबीएसई के टॉपिक में ही एक टॉपिक है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी एक वे है एक्साइटमेंट लाने का। तो ऐसे बहुत सारे वे हैं जिनको आप यूज करके एक्साइटमेंट के लेवल को हाई कर सकते हो। आप अपनी स्पीचेस से इसे हाई कर सकते हो, आप सुनने वाले को ये रोक के रख सकते हो कि आप आगे क्या बोलने जा रहे हैं। ये भी आपको ही करना है, बिकॉज यू आर द लीडर ऑफ द क्लासरूम और यू कैन डू इट नाइसली। अब इसमें कुछ और भी इसके फैक्ट्स हैं कि भाई सर आप कह तो देते हैं कि एक्साइटमेंट लाइए, लेकिन कुछ पॉइंट तो बताइए ना सर, कैसे एक्साइटमेंट लाया जाए। अब कैसे, तो वो क्या क्या करेंगे भाई हम। तो मैंने फिर आपको बोला कुछ इसके लिए कुछ बहुत ज्यादा आपको